हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हमारा जो इकोनॉमी का सेशन है उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हैं। जैसे हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है पीएलएफएस के बारे में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अभी इसका लेटेस्ट डेटा आया है, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो हम हर एक टर्मिनोलॉजी को बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा, हमें को लैंडिंग गाइडलाइंस के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। एंड आखिरी हमें जो अंडरस्टैंडिंग करनी है वो डीएमएफ के बारे में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड के बारे में। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। खासकर जो पहला टॉपिक है ना, इसमें स्टैटिक की भी काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो समझेंगे। एंड करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या डेटा आया है हमारे सामने, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए हुई तो आप इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप दैट इज ओके। चलो, पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक मैंने जैसे आपको बताया वो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इसको, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को। पर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, मैं आपसे फुल कंसंट्रेशन मांग रहा हूं। होता क्या है ना कि ये टर्मिनोलॉजीज कई बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं एक एक टर्म को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करता दूंगा आपको, अगर आपका थोड़ा फोकस रहा। सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी है जिसका नाम है वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सर, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब वो लोग जो वर्किंग एज के अंदर आते हों। अब इंडिया में ना हम लोग नॉर्मली ऐसा मान के चलते हैं कि 15 से 59 ईयर्स की जो एज होती है वो वर्किंग एज होती है, यानी कि ये काम करने वाली उम्र है। तो जो लोग इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं उनको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन बोल देते हैं। हो सकता है किस जगह के ऊपर आपको ये 15 टू 64 भी देखने को मिल जाए, दैट इज ओके, ठीक है, अगर उसको आप मान रहे हो। बट नॉर्मली हम 15 टू 59 ईयर्स के एज ग्रुप को ही हम वर्किंग एज पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। अब एक बात आपको जो और अंडरस्टैंड करनी है, आपको ना पहले अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बेरोजगार कौन है, तो क्या आप जानते हो बेरोजगार कौन है? जैसे आप में से ज्यादातर बच्चे हो सकता है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंड लेट अस से यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब अलोंग विद इट। तो क्या आप बेरोजगार हुए? द आंसर इज नो, आप बेरोजगार नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि हम जो बेरोजगार समझते हैं ना, वो ऐसे इंसान को समझते हैं जो पूरी तरह से एफर्ट लगा रहा है नौकरी ढूंढने के लिए, पर उसके बेस्ट एफर्ट देने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको बेरोजगार बोला जाता है। अगर मैं इसको आपकी डेफिनेशन बताऊं ना, तो आप लोगों की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस कैनॉट फाइंड जॉब्स। कि यानी कि ना आप हर जगह, आप naukri.com या जो भी आपके मॉन्स्टर है वो है हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपके न्यूज़पेपर्स हो गया, सब जगह आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि यार नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, जो भी आपके स्किल सेट है उसके हिसाब से। पर आपके पूरा एफर्ट लगाने के बावजूद भी, आपकी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप तब बेरोजगार हुए। अगर कोई इंसान सर नौकरी ढूंढ ही नहीं रहा या नौकरी करना ही नहीं चाहता, क्या वो बेरोजगार हुआ? नहीं, उसको हम बेरोजगार नहीं बोलते। ठीक है, तो जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आप नौकरी नहीं ढूंढ रहे, ठीक है ना, तो आप इसलिए बेरोजगार में नहीं काउंट होते हैं। बेरोजगार बस वही बंदा है जो पूरा एफर्ट लगा रहा है नौकरी ढूंढने के लिए, पर पूरा बेस्ट एफर्ट लगाने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। आई होप ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बात तो हमें वर्किंग एज पॉपुलेशन तो समझ आया। इसी तरह से एक और टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स के बारे में। काफी लोग ना इन दोनों वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वर्किंग एज और लेबर फोर्स सेम है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, लेबर फोर्स का मीनिंग होता है, लेबर फोर्स के अंदर वो लोग आएंगे जो या तो जिनके पास रोजगार है या जो बेरोजगार है। ध्यान से अंडरस्टैंड करना, लेबर फोर्स के अंदर दो ही तरह के लोग आते हैं, या तो जो नौकरी बढ़िया कर रहे हैं या फिर जो नौकरी ढूंढ रहे हैं पर नौकरी मिल नहीं रही, उसको बोलते हैं हम लेबर फोर्स। तो आपके दिमाग में आएगा फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन में भी तो यही है। नहीं, वर्किंग एज पॉपुलेशन में तीन चीजें आती हैं। कौन सी तीन चीजें हैं? देखो, वर्किंग एज में आपके रोजगार करने वाले लोग तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि इस एज ग्रुप के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो यहां पे आएंगे, या फिर जो काम ढूंढ रहे हैं पर काम नहीं मिल रहा वो भी आएंगे। एंड एक तीसरी चीज भी आएगी, व्हाट इज दैट? नॉट विलिंग टू वर्क।
क्या फर्क समझ आया दोनों के बीच में? लेबर फोर्स के अंदर वो इंसान जो काम ढूंढ ही नहीं रहे या काम करना ही नहीं चाहते, लेबर फोर्स के अंदर वो इंक्लूड नहीं होते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर वो जरूर आते हैं। क्योंकि देखो यार, 15 से 60 साल मान लो इसको एग्जांपल के लिए, 15 से 60 साल के बीच में जो लोग हैं, या तो वो काम कर रहे होंगे या काम ढूंढ रहे होंगे पर मिल नहीं रहा, या फिर तीसरे कैटेगरी के भी लोग होंगे जो काम करना ही नहीं चाहते, उनको मजा आता है नेटफ्लिक्स देखने में कि यार हमें काम करना ही नहीं है, छोड़ो, बहुत पैसा है बाप के पास। ठीक है, वो तीनों जो होंगे वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में होंगे। पर लेबर फोर्स की जब हम बात करेंगे ना, लेबर फोर्स में हम तीसरी कैटेगरी नहीं लेते। लेबर फोर्स में काम करने वाले और काम ढूंढने वाले बस वही आते हैं, नॉट विलिंग टू वर्क आपके लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बनते। चलो सर, ये बात भी समझ आई। अब ऐसे ही एक टर्म हमने सुनी थी सर, उसका नाम है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है कि हमारा लेबर फोर्स कितना है इन कंपैरिजन टू योर वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखो, कुछ जगह के ऊपर ये डेफिनेशन गलत दी हुई है कुछ बुक्स के अंदर, पर अगर आप सही जगह पे जाके गवर्नमेंट वेबसाइट पे देखोगे, यू विल फाइंड द एक्चुअल वे। तो होता पता क्या है, आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, वो दिखाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी कि अगर आप इसको नोटिस करोगे ना, लेबर फोर्स में क्या आएगा सर, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। वर्किंग एज में क्या आएगा आपका, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड प्लस नॉट विलिंग टू वर्क। ये वैल्यू जब आप निकालते हो, ये आती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है ना, जो अभी 2-3 दिन पहले ही आया है हमारे सामने, उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की वैल्यू गिवन है। एंड मैं अगर आपको इसका नंबर बताऊं, अभी इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, दैट इज 59.6%। ये है टोटल, ये है टोटल कि पूरा, मतलब अगर हम टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालें वो इतना है। पर आपको मैं ये बात बता दूं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाला जाता है ना, ये पुरुषों के लिए अलग निकाला जाता है, मतलब पुरुषों के लिए भी निकाला जाता है एंड महिलाओं के लिए भी निकाला जाता है। तो अगर आप मेल के लिए निकालोगे ना ये चीज, उसको बोलते हैं मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो अगर आप मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करेंगे ना, तो ये आएगा 79.2%। एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करेंगे, वो है 40.3% के आसपास। यहां से आपका सोसाइटी का एक आंसर भी रेडी होता है। अंडरस्टैंड करना, मैंने क्या कहा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 40.3%। व्हाट डज इट मीन? ये फीमेल के लिए निकाल रहा हूं, पर इसका मतलब क्या है 40.3%? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सर, इंडिया में केवल 40% महिलाएं ऐसी हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर जो या तो काम ढूंढ रही हैं या काम कर रही हैं। सिंपल, अगर आप बेसिक अंडरस्टैंड करना तो ये समझो कि मान लो 100 महिलाएं थे, ठीक है ना, उनमें से 40 महिलाएं ऐसे हैं जो या तो काम कर रही हैं या काम ढूंढ रही हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर बाकी 60 क्या कर रही हैं? सर, बाकी 60 को काम या तो करने नहीं दिया जा रहा या वो काम करना नहीं चाहती। यहां पर पैट्रियार्की समझ आनी चाहिए आपको। 60 महिलाएं ऐसी हैं जिनको हमने घरों में बंद कर दिया है। वी आर सेइंग कि या तो वो खुद नहीं काम करना चाहती, या फिर जो पुरुष हैं या बाकी जो समाज है वो चाहता है कि वो काम ना करे। तो यानी कि ना, उनको काम ढूंढना भी अलाउड नहीं है। ओनली 40% फीमेल्स आर देयर विच आर ईदर वर्किंग और दे आर ट्राइंग टू फाइंड वर्क बट नॉट गेटिंग द वर्क। बाकी 60% महिलाएं पैट्रियार्की की वजह से या फिर वॉट एवर रीजन जो आप कहना चाहो, जो सोसाइटी में आप पढ़ते भी हो, उस वजह से 60% महिलाएं ऐसी है जिनको काम करने का मौका ही नहीं दिया था, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। डू यू अंडरस्टैंड? ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमें क्लियरली दिखाता है। एंड पुरुषों में नंबर लगभग 80% के आसपास है। यानी कि 80% पुरुष जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर हैं, या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। 20% ऐसे जो काम करना नहीं चाहते या उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। पर महिलाओं के अंदर ये नंबर बहुत ज्यादा है। गेटिंग इट? कि सिर्फ 40% ही फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। हालांकि अच्छी बात पता क्या है कि ये नंबर हमारा इंप्रूव हुआ है। पहले ये नंबर बहुत कम हुआ करता था। अगर आप नेट पे अगर आपने कहीं पढ़ा होगा ना, तो ये 27%, 32% आपने शायद नेट पे वो आंकड़े पढ़े होंगे। पर वो सारे पुराने आंकड़े हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज 13 अप्रैल है, आई थिंक ये 10th को रिलीज हुआ है डेटा। तो अभी लेटेस्ट आंकड़ा ये है जो हमें यहाँ पे बताया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाला जाता है। वैसे ओवरऑल है 59 पॉइंट, इसको टोटल ना बोल के आई वुड से ओवरऑल अगर हम बात करें तो 59.6% है। और मेल के लिए वो नंबर 80% के आसपास, 79% एग्जैक्टली, एंड फीमेल के लिए 40.3% है। ठीक है,
पर इससे भी इंपॉर्टेंट एक और आंकड़ा है। वो कौन सा आंकड़ा है? वो आंकड़ा होता है सर हमारा बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि देश में आखिर कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। अब यहां पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बेरोजगार लोगों को हम निकालें कैसे, कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। देखो ध्यान से अंडरस्टैंड करना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला पता क्या होता है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, वो परसेंटेज में आ जाएगा। बहुत बच्चों को गलती होती है, वो उनको लगता है कि हम यहाँ पे पॉपुलेशन लिखना चाहिए या वर्किंग एज पॉपुलेशन लिखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया ना, बेरोजगार बस वही बंदा है जो कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ रहा है तो उसको मिल नहीं रहा। पर किसमें से देख रहे हैं? व्हाट इज द ओवरऑल डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में हम उन्हीं लोगों को देख रहे हैं या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। जो बंदे काम ढूंढ ही नहीं रहे, जो काम करना ही नहीं चाहते, वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बनते। और इसीलिए हम जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेते हैं वो पॉपुलेशन के साथ लिंक नहीं होता, वो बात होती है लेबर फोर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो यानी कि ये ऊपर क्या है? दिस इज अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स क्या है? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स के अंदर हम पीपल नॉट विलिंग टू वर्क नहीं लेते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एक्चुअल में ना देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के अलग अलग तरीके हैं, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं ना, तो आज के समय इंडिया में जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिलती है, दैट इज 3.2%। अभी समझाऊंगा कौन सा आंकड़ा है ये। तो 3.2% आपसे कोई पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितनी है, दिस इज द नंबर दैट यू हैव टू टेल। पर अगर मैं कंपैरिजन करूं रूरल और अर्बन एरियाज की, कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बेरोजगारी है या अर्बन एरिया में, द आंसर इज इट इज मोर इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें 5% देखने को मिलता है, वाइल ऑन द अदर हैंड रूरल एरियाज में नंबर हमें 2.5% के करीब करीब देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक होती हैं। आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से समझ आई होंगी। पर बात यहीं पर यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। मेजर यही है वैसे तो, पर एक वर्कर पॉपुलेशन रेशो भी होता है। ये नाम से ही क्लियर है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होगा? वर्कर डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मेजर आपको ना ये दो जरूर पता होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और आपका ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बाकी उसके अलावा वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो भी हमें देखने को मिल जाएगा। पर पॉइंट इन द एंड ये निकल के आता है कि सर हम बेरोजगार, आपने ये तो बोल दिया कि पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स, ये तो आपने बोल दिया। पर किसको बेरोजगार बोलेंगे? ध्यान से अंडरस्टैंड करना। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो पिछले एक साल में, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो पिछले एक साल में मैंने 3 महीने काम किया। ठीक है, मुझे 3 महीने काम मिला पिछले साल, 9 महीने काम नहीं मिला। तो क्या मैं बेरोजगार हुआ? एम्बिग्यूटी आई ना। कोई बच्चा कहेगा कि हाँ सर आपने 3 महीने काम तो किया, तो रोजगार होना चाहिए आपको। या कोई बंदा कहेगा कि नहीं यार 9 महीने सर बेरोजगार थे, तो ये तो बेरोजगारी में काउंट होना चाहिए। एक्चुअल में ना ये जो एम्बिग्यूटी ना आए, इसी के लिए अलग अलग तरीके होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के। देयर आर थ्री वेज टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयड है कौन। एक होता है इसमें यूजुअल स्टेटस अप्रोच, राइट। दूसरा होता है आपका करंट वीकली स्टेटस, और तीसरा होता है हमारा करंट डेली स्टेटस। ये 3 तरीके होते हैं आपके बेरोजगारी निकालने के। चलो ठीक है, क्या इनको हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना है? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं करना, क्योंकि इतना डिटेल में यूपीएससी जाके नहीं पूछता है। बट मैं थोड़ा सा आपको जरूर आइडिया दे दूंगा। अभी पहले एक बार अंडरस्टैंड करो, जो मैंने आपको पीछे आंकड़े लिखवाए हैं ना, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच की मैंने बात वहां पे करी थी, वो उसी के आंकड़े हैं। पर क्या सर सिर्फ यही आंकड़े हम निकालते हैं? नहीं, हमारे पास करंट वीकली स्टेटस का आंकड़ा भी आता है। ठीक है, बट क्योंकि पार्लियामेंट वगैरह के अंदर जो डिस्कशन के लिए होता है वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच का ही डेटा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने आपको वो आंकड़ा बता दिया जो आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो। बट एनीवेज देयर आर अदर मेथड्स आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना इसी से समझा देता हूँ, स्लाइड में आपके ये मेंशन है। ठीक है, वैसे तो बाकी चीजें मेंशन थी, पर पहला ये समझना आप लोग यहाँ पे ना करंट वीकली स्टेटस को समझना। करंट वीकली स्टेटस में पता क्या होता है? यहाँ पर रेफरेंस लिया जाता है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है, रेफरेंस पीरियड जो होता है वो 1 सप्ताह का होता है, 7 डेज का आपको रेफरेंस पीरियड देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लास्ट 7 डेज के अंदर
पिछले एक सप्ताह के अंदर क्या आपको मिनिमम 1 घंटा काम मिला, मिनिमम 1 आवर वर्क ऑन एनी डे ऑफ द वीक। ठीक है, पिछले एक सप्ताह के अंदर क्या किसी भी एक दिन के ऊपर कम से कम 1 घंटे का काम मिला? अगर हाँ मिला तो बंदा रोजगार था उसके पास, अगर नहीं मिला कि सिर्फ 1 घंटे का काम भी किसी दिन नहीं मिला पिछले एक सप्ताह के अंदर, तो वो बेरोजगार है। ये कैसे निकालते हैं? करंट वीकली स्टेटस के थ्रू ये किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ना पता क्या होता है, जो 1 घंटे का काम मिलना चाहिए वो एक ही दिन के ऊपर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे सर मंडे को मुझे 20 मिनट काम मिला, ट्यूसडे को 30 मिनट मिला, वेनेसडे को 10 मिनट मिला, तो सबको मिला के 1 घंटा हो गया। ऐसे नहीं, किसी एक दिन के ऊपर कम से कम 1 घंटे का काम मिला होना चाहिए, तभी वो बंदा रोजगार कहलाएगा, अदरवाइज वो बेरोजगार है। ऐसे ही करंट डेली स्टेटस होता है, हालांकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। यहां पर पता क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या होता है, जो आपका करंट डेली स्टेटस के अंदर आपको हर एक दिन का डेटा पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मंडे कितने दिन का कितना घंटा काम किया, ट्यूसडे कितना घंटा काम किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन आपने कितना कितना काम किया, ये पूछा जाता है। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पे डिवीजन होता है कि लेट अस से अगर आपने एक दिन में 1 घंटे से कम काम किया, इसको 0 मैन आवर्स काउंट किया जाएगा। अगर 1 से 4 घंटे के बीच में काम किया, इसको हाफ डे काम माना जाएगा। और अगर आपने 4 घंटे से ज्यादा काम किया, तो इसको हम मानेंगे कि आपने फुल डे काम किया, या फुल डे कह लो या 1 कह लो। तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिया जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पूछा जाएगा कि भाई आपने कितना मंडे वाले दिन कितना काम किया। मान लो ये कहता है 3 घंटे काम किया, ट्यूसडे कहता है मैंने 6 घंटे काम किया, वेडनेसडे कहता है 7 घंटे काम किया, थर्सडे को कहता है कि मैंने सिर्फ 15 मिनट काम किया, ठीक है, फ्राइडे को कहता है कि 2 घंटे काम किया, सैटरडे को कहता है कि 3 घंटे काम किया, संडे कह रहा है कि मैंने काम ही नहीं किया। तो हर पर्टिकुलर डे के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं कि उसका वर्क उस दिन का कितना था। जैसे 3 घंटे काम मतलब उसने हाफ डे काम किया है, तो इसको 1/2 काउंट किया जाएगा। ट्यूसडे वाले दिन 4 घंटे ज्यादा काम किया, इसको 1 काउंट करेंगे, इसको भी 1। इसको 15 मिनट है, वो 1 घंटे से कम है, तो 0 काउंट करेंगे। यहाँ पे हाफ काउंट करेंगे, यहाँ पर भी हाफ डे काम किया, यहाँ 0 काम किया। तो हम देखेंगे कितना टोटल वीक में उसका ओवरऑल काम है। तो नोटिस करना, 1 1 2 3 3.5, ठीक है, 3.5 उसने काम किया। दिस इज द टोटल मैन डेज। इतना काम किया आउट ऑफ कितना वो ढूंढ रहा था, राइट। तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट निकालेंगे, कितना अनएम्प्लॉयड कितना टाइम रहा डिवाइड बाय टोटल, उससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगी। पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर। तो ये आपका कौन सा था, दिस इज योर करंट डेली स्टेटस। इसका इस्तेमाल होता नहीं है इतना, पर ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर तीसरा क्या है फिर। देखो तीसरा है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं, वो है आपका यूजुअल स्टेटस अप्रोच। उसको बोलते हैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच। यहां ना दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल स्टेटस एंड दूसरा होता है आपका सब्सिडरी स्टेटस। प्रिंसिपल स्टेटस का मतलब क्या, जो कहीं ना कहीं ऐसा चीज जो आप लंबे टाइम के लिए कर रहे हो। मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो ना आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कितने दिनों तक लेट से काम सर्च कर रहे हो। अगर आप काम सर्च कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप लेबर फोर्स का पार्ट हुए, बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है ना कि कोई एक ऐसा पर्सन हो जो बहुत ही कम दिन काम ढूंढ रहा हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक इंसान पिछले एक साल में काम सारा साल ढूंढे, नहीं हो सकता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए काम ढूंढ रहा हो सकता है सिर्फ 7 महीने के लिए काम ढूंढ रहा हो। तो उससे पूछा जाएगा कि आप कितना टाइम लेबर फोर्स का पार्ट थे, यानी कि कितना टाइम या तो आप काम कर रहे थे या काम ढूंढ रहे थे। अगर तो 50% से ज्यादा आता है, मतलब 6 महीने से ज्यादा कोई पर्सन काम ढूंढ रहा है ना, उस केस में हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस। यहां पर यही चेक किया जाएगा कि अगर वो 6 महीने से ज्यादा काम ढूंढ रहा था और उसको 50% से ज्यादा काम मिला, तो वो एम्प्लॉयड, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड। सब्सिडरी वाले के अंदर पता क्या होता है, अगर वो 6 महीने से कम दिनों के लिए काम ढूंढ रहा था, मतलब लेबर फोर्स का पार्ट था, उस केस में क्या चेक किया जाता है कि क्या वो 30 दिन से ज्यादा उसको काम मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो रोजगार है, अगर नहीं है तो बेरोजगार, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन कितने टाइम के लिए लेबर फोर्स का हिस्सा है। अगर लंबे समय के लिए लेबर फोर्स का हिस्सा है, तो उस केस में प्रिंसिपल स्टेटस, अदरवाइज उसका सब्सिडी स्टेटस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है, जो मैंने आपको बातें बताई, कि नोटिस करना यहाँ पे क्या होता है ना, यूजुअल स्टेटस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक साल की बात करते हैं, लास्ट 1 ईयर की, 365 दिनों की बात की जाती है कि पिछले एक साल में आपको कितना काम मिला। करंट वीकली स्टेटस में हम पिछले एक वीक की बात करते हैं कि पिछले एक वीक में कितना काम मिला। करंट डेली स्टेटस में देखो रेफरेंस जो पीरियड होता है वो 7 दिनों का ही होता है, पर हर 7 दिन के कॉरस्पॉन्डिंग हम हर एक दिन की बात करते हैं कि भाई मंडे को कितना काम, ट्यूसडे को कितना काम, इस तरह से।
ठीक है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकालता है वो इस अप्रोच से निकालता है एंड करंट वीकली स्टेटस भी निकालता है। और ध्यान पता क्या रखना है, ये जो सर्वे है ये साल भर में तो दोनों का डेटा निकालता है, इसका भी और इसका भी। पर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी हमारा डेटा आता है, पर वो सिर्फ आधा डेटा होता है। क्यों? क्वार्टरली बेसिस के ऊपर करंट वीकली सर्वे का डेटा आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए आता है। ठीक है, ऐसा कह लो कि 3-3 महीने के ऊपर भी हम डेटा निकालते हैं, पर वो सिर्फ करंट वीकली स्टेटस का होता है, ओनली फॉर अर्बन एरियाज। बाकी जो साल भर के बाद पूरा का पूरा डेटा आता है उसमें यूजुअल स्टेटस अप्रोच का डेटा भी होगा एंड आपका करंट वीकली स्टेटस का भी डेटा होगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, ये सारा डेटा है जो मैंने आपको कुछ कुछ बताया, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखना, ये किसका डेटा है, ये करंट आपका यूजुअल स्टेटस अप्रोच का डेटा है। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे जो बेरोजगारी दर आई है वो 3.2% है। बाकी आपको देखना है अर्बन रूरल का कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है या वर्कर पॉपुलेशन रेशो है, वो सब भी मेंशन्ड है। बाकी मैंने गांव और शहरों में कितना कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मैंने आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर एक चीज बताओ, ये अलग अलग तरीके क्यों हैं? यूजर स्टेटस अप्रोच से भी हम बेरोजगारी निकाल रहे हैं, करंट वीकली स्टेटस से भी निकाल रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? क्या दोनों में बेरोजगारी दर अलग अलग आएगी? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग आएगी। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले एक साल की बात कर रहे हैं, यहां पर हम एक सप्ताह की बात कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल समझना, मान लो मुझे ना पिछले हफ्ते काम नहीं मिला, मुझे पिछले हफ्ते काम नहीं मिला, पर साल भर मैंने बहुत काम किया। अगर ऐसा पर्सन है ना, तो करंट वीकली स्टेटस के अंदर वो बेरोजगार कहलाएगा, पर यूजर स्टेटस अप्रोच के अंदर उसके पास रोजगार होगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, हो सकता है मुझे साल भर काम ही ना मिला हो, पर अब पिछले एक हफ्ते से मुझे काम मिल रहा है, तो इसके अंदर मेरा रोजगार होगा, इसके अंदर मैं बेरोजगार कहलाऊंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दोनों का डेटा अलग अलग होता है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच हमें देता है क्योंकि इसका रेफरेंस पीरियड एक साल का है, पर ये जो है ये शॉर्ट टर्म बताता है क्योंकि इसका रेफरेंस पीरियड आपको एक सप्ताह का देखने को मिलता है। दिस इज द होल डिफरेंस। तो अगर आपको ना करंट वीकली स्टेटस का डेटा देखना है तो वो भी यहां पर है, पर इसकी जनरली बात नहीं होती। बात किसकी होती है? बात आपकी इसकी होती है जो मैंने आपको बताया, जो आपका यूजर स्टेटस अप्रोच का डेटा है। बाकी जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। लास्टली ये सर्वे का नाम क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो पूरा डेटा था ये पीएलएफएस सर्वे इसको बोलते हैं, जिसको एनएसओ ने लॉन्च किया था अप्रैल 2017 के अंदर, ताकि लेबर फोर्स का पूरा पूरा डेटा हमारे पास आता रहे। तो इसमें सब चीजें निकालता है, जैसे मैंने बताया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, ये सब चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। एंड कैसे कैसे निकलता है मैंने आपको वो भी समझा दिया कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच, प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडी स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस के ऊपर हम इस तरह से निकालते हैं जो डेटा होता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्टिंग होती है, साल भर के अंदर आता है। हालांकि जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ लिखा होगा कहीं पे कि आपका 3-3 महीने के ऊपर भी अर्बन एरियाज के लिए करंट वीकली स्टेटस भी निकलता है। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस किया, कैसे कैसे रेट्स का क्या मीनिंग होता है, एंड अभी न्यूज में क्या था हमने वो भी यहाँ पे समझ लिया है। दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, जैसे एक है को लैंडिंग गाइडलाइंस के बारे में। को लैंडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय को लैंडिंग? देखो, को लैंडिंग का मीनिंग समझना, जैसे मान लो आपको लोन चाहिए और आपको अच्छा खासा लोन चाहिए, मान लो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का आपको लोन चाहिए, तो क्यों ना ऐसा करें, रेदर देन टेकिंग द एंटायर लोन फ्रॉम वन बैंक, क्यों ना दो एंटिटीज मिलकर लोन दे लें। मान लो एक बैंक हो गया, एक एनबीएफसी, इन दोनों ने आपस में ना मिलकर आपको 50 करोड़ का लोन दे दिया, इन दोनों का भी रिस्क शेयर हो गया कुछ हद तक। जब इस तरह से मल्टीपल एंटिटीज, मतलब मिनिमम दो एंटिटीज आपकी इस तरह से मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, उसको बोलते हैं को लैंडिंग। ठीक है, सो को लैंडिंग इज व्हाट? इट इज अ लैंडिंग अरेंजमेंट वेयर टू और मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइंटली लैंड टू अ बोरोवर। ठीक है, नॉर्मली होता यही है कि एक बैंक और एक एनबीएफसी साथ में आते हैं, वो अकॉर्डिंगली लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके, अभी तक ऐसा चलता आ रहा था। अभी तक पता क्या था, मैं आपको समझाता हूं। ये जो को लैंडिंग अलाउड था ना, अभी तक ये को लैंडिंग अलाउड था आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रिगार्डिंग। सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? अरे कितनी बार तो बता दिया है, आपके एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इस तरह जो सेक्टर जो कहीं ना कहीं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपके वीकर सेक्शन को लोन हो गया, उनको लोन दिए जाने के लिए को लैंडिंग अलाउड था। ओनली फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेगमेंट्स के लिए अभी तक अलाउड था। एंड साथ ही साथ ये जो को लैंडिंग मॉडल था, ये बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में पार्टनरशिप के लिए ही अलाउड था। पर अब क्या हो रहा है, आरबीआई ने प्रपोज किया है कि को लैंडिंग गाइडलाइंस हम यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से
अब सभी लोन कैटेगरी वाले लोग, सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं, कोई भी पर्पस के लिए लोन हो वहां पर ये आपका को लेंडिंग यहाँ पे अलाउ करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम जो बाकी और रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो भी इस तरह से को लेंडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। सिर्फ बैंक और एनबीएफसी नहीं, उसके अलावा भी जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो भी यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो ये चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्दी यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आरबीआई गवर्नर जी ने कहा है कि डिटेल गाइडलाइंस के आने वाले महीनों में आ जाएंगी। अब सिर्फ एनबीएफसी और बैंक ही नहीं बल्कि जितनी भी आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बियॉन्ड भी जितने आपके कैटेगरीज ऑफ लोन है वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो इससे क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, रिस्क शेयरिंग होगी क्योंकि मल्टीपल एंटिटीज हैं, एंड साथ साथ इनोवेशन भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये है को लैंडिंग गाइडलाइंस में चेंजेस की जो बात है। एक तीसरा टॉपिक और भी है छोटा सा, दैट इज डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये फंड है क्या आखिर। देखो जब हम बात करते हैं ना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड की, तो दरअसल में ना डीएमएफ जो है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कानून से बनी है। कौन से कानून से बनी है सर, हमारा एमएमडीआर एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसके अंतर्गत ये स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी है एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड एज नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट। ठीक है, अब आप लोग एक बात अंडरस्टैंड करते हो यार, जिस जगह पे माइनिंग होती है वहां पर लोकल लोगों का कई बार विकास नहीं हो पाता। जैसे मान लो पूरा एरिया है, वहां पर किसी फैक्ट्री मतलब किसी ने कोई कंपनी लगा दी, वो वहां पे माइनिंग कर रहा है, पर लोकल लोगों का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस चीज से। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब कोई माइनिंग कंपनी इसमें इन्वॉल्व है वो कुछ परसेंटेज यहाँ पर लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाए ताकि वहां पे लोकल लोगों का विकास हो पाए। तो होता पता क्या है, ये जो आपका बनाया गया है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है, इनका काम यही है कि ताकि जो माइनिंग इफेक्टेड एरियाज है ना या कम्युनिटीज हैं उनके लिए डेवलपमेंट का काम किया जा पाए। एंड इनफैक्ट हमारे पास एक स्कीम भी है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इसका पर्पस यही है कि हम फंड्स को कलेक्ट करें एंड इन फंड्स को हम इस्तेमाल करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइनिंग इफेक्टेड कम्युनिटीज। और इसमें ना परसेंटेज गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल जितना फंड आएगा उस फंड का कम से कम 70%, मिनिमम 70% कहां इस्तेमाल करना होगा, वहां के लोगों को पानी की सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, हाउसिंग सैनिटेशन हो गया, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, हेल्थ केयर एजुकेशन, महिलाओं के वेलफेयर के लिए, ठीक है, बच्चों के वेलफेयर के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके वेलफेयर के लिए 70% मतलब मिनिमम 70% देना होगा, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन कामों के लिए मिनिमम 70% पैसा खर्च होगा। तो सर जो बाकी 30% कहां खर्च कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम 30% जो है ना वो खर्च किया जा सकता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, एनर्जी, वाटरशेड डेवलपमेंट, इन सब पर्पसेस के लिए मैक्सिमम 30% आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, मिनिमम 70% तो यहाँ पे स्पेंड करना ही करना है। ठीक है, ये डीएमएफ के अंदर ये बातें सारी कही गई हैं। तो कैसे आता है आप नोटिस कर पाओगे, ये जो कंट्रीब्यूशन रेट है, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन करना है उस पर्टिकुलर कंपनी को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेस्क्राइब कर सकता है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको वो भी एम्पावर्ड है इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस टू दैट। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है, वो रूल्स वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं, इस तरह से ये फंड काम करता है। ठीक है, पर अभी हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, अभी डिस्कशन पता क्या हो रहा है कि ये जो पैसा है ना ये सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा। फंड के अंदर पैसा तो आता है पर पैसा पर्पस के लिए, जो पर्पसेस मैंने आपको बताए उसके लिए इस्तेमाल होता ही नहीं। तो पैसा जा कहां रहा है, देखो पैसा जा रहा है आपकी स्टेट ट्रेजरी के अंदर, आपके चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर, आपकी और जो स्टेट लेवल फंड्स है और स्कीम्स हैं वहां पर पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। देखो पर्पस है जो माइनिंग इफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उन तक पैसा पहुंचे, उनके डेवलपमेंट के लिए हम काम करें। अब पैसा तो आ गया पर वो पैसा इनके ऊपर लग ही नहीं रहा, वो कहीं और सेक्टर्स में लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने नोटिस किया कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इस तरह से पैसे को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है कोल माइन एंड स्टील की, उसने सीरियस कंसर्न रेज किए हैं कि हमें इसके रिगार्डिंग काम करना होगा, इसको ठीक करना होगा। ये कहीं ना कहीं वायोलेट करता है एमएमडीआर एक्ट को, क्योंकि एमएमडीआर का पर्पस यही है कि लोगों का जो कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। पर ये जो चीजें हो रही है ना स्टेट्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं उसके कोर पर्पस को एक तरह से खत्म करती हैं। तो एमएमडीआर ने इस तरह से गाइडलाइंस भी इशू करी हैं, डायरेक्टिव्स भी, कि आप सही हो जाओ, इसको ठीक करो, जो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो इसको आप रोकिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस की, तो आज आपका होमवर्क रहेगा 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो स्टील फॉर वुडन प्लो, वो किस चीज का एग्जांपल है।
इसको आप ट्राई करेगा एंड कमेंट्स में आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दरअसल में आपके सीड विलेज कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करता है। तो दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़ के मुझे दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो एफआरपी होता है, देखो जैसे हमारा ना एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आप जानते होंगे यार 22 फसलों के लिए हमारा एमएसपी देखने को मिलता है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ना शुगर केन की, शुगर केन के लिए मैकेनिज्म है, उसका नाम है एफआरपी, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस। ठीक है, आगे जाके जो आपकी स्टेट्स हैं वो एसएपी भी इसके ऊपर दे सकती हैं, स्टेट एडवाइस प्राइस, उनके पास भी पावर होती है। पर यहां पर शुगर केन के लिए क्या होता है, एफआरपी, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस। ये वो मिनिमम प्राइस है जो आपकी गन्ना मिल्स जो होती हैं, जो शुगर मिल्स होती हैं, दे मस्ट प्रोवाइड दिस मिनिमम अमाउंट टू द फार्मर्स। ठीक है, अब ये जो एफआरपी होता है ना, ये भी इसमें भी सेम काम है। जैसे एमएसपी का आप क्या जानते हो सर, एमएसपी में ना जो रिकमेंड किया जाता है वो आपका सीएसईपी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत है। एंड जो फाइनल अप्रूवल आता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू आता है। एंड सिमिलर यही चीज अगर मैं बात करूं तो फेयर एंड रेन्यूमेटिव प्राइस आपके शुगर केन के रिगार्डिंग भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर आपसे पूछता है कि एफआरपी भाई अप्रूव कौन करता है, द आंसर इज सिंपल, इट इज अप्रूव्ड बाय नन अदर देन द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वही यहां पर इसको अप्रूव करते हैं। तो पहले का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसको। दूसरा मैंने आपसे होमवर्क पूछा था कि आप ये बताइए कि भारत में जो मार्केट्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, वो कौन से एक्ट के माध्यम से रेगुलेट की जाती हैं। द आंसर इज सिंपल, आपके जो एपीएमसी एक्ट हैं जो स्टेट्स इनेक्ट करती हैं उसके माध्यम से। ये इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। जो पीडीएफ होगा वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, जहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।